चलिए बेटा बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। तो 4 तरह की कंपनीज हो सकती है, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। इसमें 1% कंपनी जो है कंपनी एक 2013 से इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसकी रेलिवेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज़ें नहीं पूछी जा सकती। तो चलिए 1% कंपनी स्टार्ट करते हैं। 1% कंपनी नाम से ही पता लगता है कि सिर्फ देखिए पहले क्या होता था, प्राइवेट कंपनी कम से कम बनती थी जिसमें कम से कम 2 मेंबर्स की ज़रूरत होती थी, लेकिन 1% कंपनी आने से सिर्फ एक मेंबर जो है वो मिलकर अपनी कंपनी बना सकता है, मतलब एक मेंबर भी अपनी कंपनी बना सकता है। मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, लाइक प्राइवेट कंपनी जहाँ पर मिनिमम कैपिटल जो है पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपये होनी चाहिए, ऐसा 1% कंपनी में नहीं है। तब मेंबर हाँ, लेकिन एक पॉइंट मेन जो है इसके अंदर, क्योंकि देखिए 1% कंपनी है तो कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसके अंदर किसी नॉमिनी का नाम जरूर लिखा होना चाहिए कि इन केस अगर इस पर्सन की डेथ हो जाती है या इंसेन हो जाता है या इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो उसके बिहाफ पर कौन उस कंपनी को रन करेगा। सो द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शेल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन। ये अदर पर्सन जो है एक तरह से कौन है, नॉमिनी। हु शेल इन द इवेंट ऑफ दैट सब्सक्राइबर्स डेथ, अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि वो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता किसी भी वजह से, लुनाटिक हो गया या कुछ भी XYZ, बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, तो जो ये नॉमिनी है ये क्या बन जाएगा, कंपनी का मेंबर बन जाएगा। समझ में आई बात? श्योर, नोट करते चलिएगा साथ साथ। द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम, द अदर पर्सन मतलब कौन, जो नॉमिनी है जिसका नाम मेमोरेंडम में दिया गया है, जिसको नॉमिनी बनाया जाएगा, शेल गिव हिज प्रायर रिटर्न कंसेंट, उससे एक रिटर्न कंसेंट लेनी है। रिटर्न कंसेंट किस बात की लेनी है कि भैया वो कंपनी का नॉमिनी बनने के लिए तैयार है। अब ये थोड़ी ना, सपोज मैंने 1% कंपनी फॉर्म करी और किसी का भी नाम लिख दिया, मिस्टर राम का, मिस्टर श्याम का, नो, उस मिस्टर राम का एक कंसेंट लेटर लेना है जिसके अंदर ये लिखा होगा कि दैट ही इज़ रेडी टू बिकम द नॉमिनी ऑफ द कंपनी, ही इज़ रेडी टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी इन केस अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जो ओरिजिनल मेंबर है वो वर्किंग को कंटिन्यू नहीं कर सकता। सो रिटर्न कंसेंट लेनी है इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो भी उसके लिए प्रिस्क्राइब फॉर्म है उस तरीके से, एंड द सेम शेल बी लेड विद ROC, और ROC पे जमा करवानी है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी रजिस्टर करवाई जाएगी उसी समय ही उस पर्सन का नाम और कंसेंट लेटर उसका देना है। सच अदर पर्सन में बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट, उसके पास पूरा राइट है कि वो चाहे तो अपनी कंसेंट कभी भी विड्रॉ कर सकता है। उस केस के अंदर फिर नया नॉमिनी जो है वो बनाना पड़ेगा। द मेंबर ऑफ OPC मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ द अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड द कंपनी शेल इंटीमेट द सेम टू द रजिस्टर। अब ये क्या है, ध्यान से देखिए। सपोज मेंबर है, उसने 1% कंपनी बनाई, ठीक है, ये 1% कंपनी उसने फॉर्म करी। अब इसने उस समय जब भी कंपनी बनाई होगी तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर नॉमिनी का नाम दिया होगा, ठीक है। अब मेंबर जो है वो चाहता है, वांट टू चेंज द नेम ऑफ नॉमिनी, ठीक है, वो नॉमिनी का नाम चेंज करना चाहता है, तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ पॉसिबल है। उसके लिए क्या करना है, जो मेंबर है वो नोटिस देगा 1% कंपनी को, कंपनी के नाम पे नोटिस बनाएगा कि अब ये नॉमिनी नहीं है, अब न्यू नॉमिनी जो है वो हमने अपॉइंट कर दिया है, और फिर कंपनी के लेटर हेड पे एक नोटिस जाएगा किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। प्रोसेस समझ में आ रहा है कि मेंबर को पहले नोटिस देना है कंपनी को, 1% कंपनी को, अपनी ही कंपनी को एक तरह से मैं कहूँ तो, और फिर कंपनी के लेटर हेड पे वो जाएगा नोटिस किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। दोबारा पढ़िए, द मेंबर ऑफ OPC, जो मेंबर है OPC का, जो इकलौता शेयर होल्डर है, मे एट एनी टाइम, वो किसी भी वक्त, चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन, वो नाम चेंज कर सकता है किसका, अदर पर्सन का। अदर पर्सन किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, नॉमिनी के लिए, ठीक है। और आप भी अदर पर्सन यूज़ करेंगे, कोशिश करिए कि अदर पर्सन ही आप यूज़ करें, क्योंकि देखिए आपकी बुक में अदर पर्सन लिखा हुआ है तो आप कोशिश करिए कि वही यूज़ है। नहीं याद रहता है तो नॉमिनी यूज़ करिए। और कैसे करना है, बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी, उसके लिए नोटिस देना है किसको, कंपनी को। एंड मतलब क्या होता है, मैंडेटरी, द कंपनी शेल इंटीमेट द सेम टू द रजिस्ट्रार। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से, लिख लीजिएगा साथ में जब आप नोट्स बनाए। वेदर मेंबर ऑफ OPC कैन चेंज द नॉमिनी ऑफ OPC, जी हाँ वो कर सकता है। और क्या प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। ये आपका वही पॉइंट है, यहाँ रिपीट हो रखा है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओपीसी कौन बना सकता है और ओपीसी का नॉमिनी कौन बन सकता है। देखिए जरा इस पे ये लिख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी टू फॉर्म ओपीसी और बिकम नॉमिनी ऑफ ओपीसी। तो बड़े ध्यान से देखिए, कोई नेचुरल पर्सन मतलब आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो ओपीसी नहीं बना सकता या नॉमिनी नहीं बन सकता। मतलब अगर ओपीसी बनी है तो कोई कंपनी जो है या कोई एलएलपी जो है वो दूसरी ओपीसी नहीं बना सकती। कोई राम और श्याम जो है वो ही ओपीसी बना सकते हैं। कोई कंपनी जो कि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है वो या कोई भी एलएलपी जो है ओपीसी फॉर्म नहीं कर सकते। इवन राम और श्याम जो नेचुरल पर्सन है वो ही सिर्फ ओपीसी बना सकते हैं, या जो नॉमिनी भी होंगे वो भी कोई नेचुरल पर्सन ही होने चाहिए, वो कोई आर्टिफिशियल लीगल पर्सन नहीं हो सकते। समझ में आई बात? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं इस पे आपको थोड़ा सा क्विज टाइप भी करवा दूंगा, ध्यान से देखिए। तो सिर्फ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन, क्या होना चाहिए? वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। अब देखिए सिटीजनशिप जो आती है वो आती है बाय बर्थ, बेसिकली अभी मैं ब्रॉड व्यू में बात कर रहा हूँ, बाय बर्थ मिल जाती है। और रेजिडेंटशिप के लिए क्या होता है, कम से कम 182 दिन वो पर्सन जो है पिछले प्रीसीडिंग ईयर में हिंदुस्तान में रहा हो। पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर, वो पिछले कैलेंडर ईयर के अंदर कम से कम 182 दिन हिंदुस्तान के अंदर रहा है। मतलब 182 दिन से अगर वो कम रहा है तो हम उसको रेजिडेंट नहीं बोलेंगे, और अगर उसको हम रेजिडेंट नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब वो ओपीसी फॉर्म नहीं कर सकता। समझ में आएगा? shall be eligible to incorporate a OPC shall be a nominee for the sole member of OPC, वही नॉमिनी बन सकता है और वही एलिजिबल है ओपीसी फॉर्म करने के लिए। चलिए 5 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्या राम लिमिटेड ओपीसी फॉर्म कर सकती है? राम लिमिटेड है तो आंसर इज नो, ओनली नेचुरल पर्सन, क्योंकि राम लिमिटेड होने से वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गए, तो ओनली नेचुरल पर्सन कैन फॉर्म ओपीसी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी, कोई कंपनी जो है वो ओपीसी फॉर्म नहीं कर सकती। इज राम लिमिटेड कैन बी अ नॉमिनी? तो आंसर इज नो, ओनली नेचुरल पर्सन कैन बी नॉमिनी इन ओपीसी। ठीक है, इज राम कैन फॉर्म ओपीसी? यस, नेचुरल पर्सन जो है वो ओपीसी फॉर्म कर सकता है, एज्यूमिंग, ये आपको लिखना पड़ेगा, या आप एज्यूमिंग नहीं लिखते, हम लॉ में लिखते हैं प्रिज्यूमिंग he is Indian citizen and resident of India, ये आपको लिखना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, is Ram can become a nominee in OPC? Yes, presuming he is Indian citizen and resident of India. Is Ram Indian citizen but stayed for 150 days during previous calendar year can form OPC? No, because he is not resident of India and for, देखिए बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इतना आंसर लिखाते हैं एग्जाम में, गलत है, पूरा लिखना है। एंड फॉर फॉर्मिंग द OPC one must be नेचुरल पर्सन, पूरा एज इट इज आपको लिख के आना है, नोट करिएगा सारा का सारा, विद इंडियन सिटीजनशिप एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए ताकि आपको वो जो पॉइंट है वो एकदम क्लियर हो जाए। क्लियर? चलिए अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले ये वाला चीज जो मैंने आपको सिखाई और जो 5 केसेस लिखवाए बहुत अच्छे से करिएगा। नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी, सिर्फ एक व्यक्ति एक ही ओपीसी बना सकता है या एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है, एक से ज्यादा ओपीसी या एक से ज्यादा ओपीसी में वो नॉमिनी नहीं हो सकता। कोई भी माइनर जो है वो मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता या शेयर होल्ड नहीं कर सकता ओपीसी के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
जो 1% कंपनी है, ओपीसी है, कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8। अब ये क्या है, अभी हम लेटर ऑन देखेंगे। सेक्शन 8 कंपनीज जो होती हैं वो बेसिकली एनपीओ होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें स्पेशल लाइसेंस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्हें स्पेशल लाइसेंस मिलता है, और ये तभी बन सकती हैं जिसके अंदर ये कोई चैरिटेबल एक्टिविटी ही कंटिन्यू करती हैं। तो अभी हम इसके पे लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि 1% कंपनी जो है उसे आप लेटर ऑन सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकते। हाँ, इसे आप बाद में प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसे सेक्शन 8 कंपनी जो है किसी भी हाल में नहीं बना सकते। मतलब 1% कंपनी जो है वो आगे चल के एनपीओ नहीं बन सकती। अभी हम इसके ऊपर सेक्शन 8 पे आगे लेटर ऑन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट, अब ये कौन से बिजनेस नहीं कर सकती? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग मतलब इन्वेस्टमेंट के जो फाइनेंस के बिजनेस होते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बिजनेस होते हैं, या इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये बिजनेस वो है 1% कंपनी नहीं कर सकती। इसके बाद ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरी इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years have expired from the date of incorporation। अभी आपने यहां पर पढ़ा बेटा कि जो ओपीसी है वो सेक्शन 8 कंपनी तो बन ही नहीं सकती, बट वो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बन सकती है इन सर्टेन केसेस। उस समय मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया था उस पर। अब वो सर्टेन केसेस कौन से आपको बता रहा हूं। अगर ओपीसी को कल दिन आपको कन्वर्ट करना भी है पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो कम से कम 2 साल का वक्त एक्सपायर हो चुका हो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद ही जो ओपीसी है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और फॉर्म में। और किसी फॉर्म में भी क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो प्राइवेट में कर सकते हैं या पब्लिक में कर सकते हैं। उसको आप सेक्शन 8 कंपनी जो है दैट इज एनपीओ नहीं बना सकते। सेक्शन 8 याद रखना है, पूरे कंपनी एक्ट में इकलौता सेक्शन याद होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा जनरल सेक्शन है। समझ में आई बात? सेक्शन 8 कंपनीज मतलब एनपीओ। हाँ, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन दी गई है। एक्सेप्ट मतलब कि आप 2 साल से पहले ओपीसी को कन्वर्ट कर सकते हो। कब कन्वर्ट कर सकते हो? पहली कंडीशन कि अगर कंपनी की शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है, या और लिखा हुआ है, मतलब दोनों कंडीशंस में से किसी एक को फुलफिल होना है, दोनों फुलफिल होनी जरूरी नहीं है। और लिखा हुआ है बेटा, आप देख रहे हैं इसको। और का मतलब क्या होता है? या किसी एक चीज का पूरा होना जरूरी है। तो या तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए के बियॉन्ड हो गई हो, 50 लाख से ज्यादा हो गई हो, ठीक है, बियॉन्ड 50 लाख। अब वो जानबूझ के आपको 50 लाख पे ही फंसा देगा। अगर सिर्फ 50 लाख है तो भी आप ओपीसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर 50 लाख से ज्यादा शेयर कैपिटल हो गई है तो उस केस के अंदर आप 2 साल के वक्त से पहले भी ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हो। या दूसरी कंडीशन है कि उसका जो टर्नओवर है जो पिछले साल में वो 2 करोड़ रुपए को एक्सीड कर गया हो। 2 करोड़ पे भी बात नहीं चलेगी, 2 करोड़ को एक्सीड कर गया हो। तो ले दे के जो मोटी मोटी बातें हैं वो क्या, समझो जरा इस चीज को। मोटी बात ये है कि जो ओपीसी है कैन नॉट बी, लिखना आपको वही है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ कंपनीज बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, मेन कंडीशन तो ये है। बट नहीं जी, हम तो करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक्सेप्शन है क्या? या तो पेड अप कैपिटल जो है वो ज्यादा हो 50 लाख से, इक्वल नहीं, या अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो दूसरी कंडीशन है और टर्नओवर जो है वो ज्यादा हो गया हो, किससे? 2 करोड़ से इन अ ईयर। ठीक है, हाँ, अगर 2 साल का पीरियड एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, उसके बाद ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट
और पब्लिक कंपनी विदाउट एनी स्पेसिफिक कंडीशन। बिना स्पेसिफिक कंडीशन के आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उस समय ये कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। या ज़्यादा बेहतरीन लिखूं तो विदाउट अबव मेंशन्ड कंडीशंस। समझ में आया? श्योर, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी। अब इसके बाद है पेनल्टी प्रोविजंस। देखिए, ओपीसी और एनी अदर ऑफिसर ऑफ सच कंपनी कॉन्ट्रवीन्स द प्रोविजन, मतलब कंपनी एक्ट के किसी भी प्रोविजन के वो खिलाफ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, सपोज उन्होंने नॉमिनी बनाया जो कि रेजिडेंट नहीं है, नॉमिनी बनाया जो सिटीजन नहीं है, तो वो कॉन्ट्रवीन कर रहे हैं किसी प्रोविजन को, दे शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 10,000 रुपए तक का, विद अ फर्दर फाइन, उसके अलावा भी फाइन लग सकता है, विच में एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज फॉर एवरी डे। मतलब 10,000 रुपए का फाइन तो लग सकता है, प्लस पर डे डिले के लिए 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से अलग से लग सकता है, आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच कॉन्ट्रवेंशन कंटिन्यूस। समझ में आई? मतलब जितने पीरियड के लिए आपने डिफॉल्ट किया, सपोज 20 दिन के लिए डिफॉल्ट किया, तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लग सकती है वो 10,000 रुपए तो फिक्स लग सकती है, प्लस 20 दिन तक वो आपका डिफॉल्ट चलता रहा तो 1,000 पर डे फॉर 20 डेज, 30,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर उन्हें पेपर का लेवल डिफिकल्ट करना है तो वो इस चीज़ पे जोर दे सकते हैं। समझ में आया? ओपीसी को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से क्वेश्चन आने के बहुत 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 चांसेस होते हैं इसके ऊपर। तो मोटा मोटा फीचर, 1 मेंबर कंपनी होती है, नेचर इसका प्राइवेट कंपनी का होता है, और सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये सब है, काम का नहीं है, और इसकी भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। चलिए, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मेन ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इसमें से कुछ भी आपको मिस नहीं करना। ये सारे के सारे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 के 14 पॉइंट्स बहुत अच्छे से करने, और जहां मैंने जो क्वेश्चन लिखवाए हैं, जैसे लिखवाया, वो सब आप नोट डाउन करेंगे। सिर्फ इतना ही आपको करना है, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।